KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 4 जलवायु के काफ़ी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर भारत के जलवायु प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए आज हम लोग भारत के जलवायु प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। भारत की मानसूनी जलवायु में पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताएं विविध प्रकार की जलवायु के कारण जलवायु प्रदेश की जनक हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायु की दशाओं की समरूपता देखने को मिलती है, जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। तापमान और वर्षा जलवायु प्रदेश के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस प्रकार से जलवायु के वर्गीकरण की पद्धतियाँ बड़ी जटिल हैं। कोपेन के तापमान तथा वर्षण के वर्गीकरण के आधार पर भारत की जलवायु को निम्नवत वर्गीकृत किया गया है। उष्णकटिबंधीय जलवायु। इन जलवायु प्रदेशों में वर्ष भर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और नेक्स्ट है शुष्क जलवायु। इन जलवायु प्रदेशों में तापमान अधिक रहता है जबकि वर्षा कम होती है। कम शुष्कता से अर्ध शुष्क मरुस्थल, जबकि अधिक शुष्कता होने पर मरुस्थल कहलाता है। आगे तीसरा है उष्ण जलवायु। इन जलवायु प्रदेशों में सबसे शीत माह का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। और नेक्स्ट है हिम जलवायु। इन जलवायु प्रदेशों में सबसे उष्ण माह का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तथा सबसे ठंडे माह का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस रहता है। और आगे है बर्फीली जलवायु। इन जलवायु प्रदेशों में सबसे उष्ण माह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। कोपेन ने जलवायु के प्रकारों को दर्शाने के लिए निम्नवत वर्ण संकेतों का प्रयोग किया है। यस अर्ध मरुस्थलीय जलवायु और डब्लू मरुस्थलीय जलवायु। एफ पर्याप्त वर्षण, यम शुष्क मानसूनी जलवायु और डब्लू शुष्क शीत ऋतु, एच शुष्क और गर्म जलवायु और सी 4 माह औसत तापमान जलवायु और अंतिम है जी गंगा का मैदान आदि। इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। इसमें पहला है AMW। यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। कोंकण एवं मालाबार तट पश्चिमी घाट पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर जाड़े की शुष्क ऋतु होती है, लेकिन ग्रीष्मकाल में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होती है। दूसरा है AW। यह भी उष्णकटिबंधीय जलवायु से संबंधित है। यहाँ पर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है तथा शीत ऋतु शुष्क होती है। प्रायद्वीपीय भारत का अधिकतर भाग इस जलवायु से संबंधित है। तीसरा है AS। यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का ही भाग है। शीतकाल में इस जलवायु प्रदेश में वर्षा होती है। यह जलवायु भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र तटीय भागों में पाई जाती है। BSHW। यह जलवायु अर्ध मरुस्थलीय शुष्क जलवायु से संबंधित है। भारत में 2 भागों में यह जलवायु पाई जाती है। एक भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में राजस्थान एवं पंजाब क्षेत्र में तथा दूसरे क्षेत्र कर्नाटक राज्य में
पश्चिमी घाट के पूर्व में। आगे BWHW, यह शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है। राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर जिले में यह जलवायु मिलती है। छठे नंबर पर है DFC, यह शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है। इसमें सभी ऋतुओं में वर्षा होती है। कोई भी ऋतु शुष्क नहीं रहती। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में यह जलवायु पाई जाती है। और नेक्स्ट है CWG, यह उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ वर्षा होती है। पूर्वी राजस्थान, उत्तर का मैदानी भाग, उत्तरी बिहार और उत्तरी बंगाल में यह जलवायु मिलती है। नेक्स्ट है 8वें नंबर पर E, यह ध्रुवीय प्रकार की जलवायु है। यहाँ गर्म माह का तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये मानचित्र है भारत का, और भारत के मानचित्र में कोपन की प्रणाली के अनुसार जलवायु प्रदेश को दिखाया गया है। इसको समझ लेते हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं गंगा का जो पूरा मैदान है वो CWG से प्रदर्शित किया गया है, और इसे शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार की जलवायु इसे कहते हैं। सांकेतिक अक्षर CWG है। और इसके पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पे स्टेपी जलवायु है, VSHW है स्टेपी जलवायु। और उसके पश्चिम में जाएंगे तो मरुस्थलीय जलवायु है, या कह लीजिए गर्म मरुस्थल का इलाका है। इसका जो सांकेतिक अक्षर है कोपेन महोदय ने जो निर्धारित किया है वो BWHW है। और उत्तर में हम देखते हैं, उत्तर में जम्मू कश्मीर के आसपास का जो क्षेत्र है वो है E, यानी कि ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है ये पूरा आता है DFC, यानी लघु ग्रीष्म ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला क्षेत्र। और आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ये कर्क रेखा बीचों बीच से होकर के गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक। और इसके दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में आएंगे हम लोग देखेंगे ये जो एरो बना करके दिखाया गया है BSHW, इसको कहते हैं अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। ठीक, इसको इस तरह से हम समझ लेते हैं। ये इलाका अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु का है। और ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं ये वाला, ये AS से प्रदर्शित किया जाता है। इसको शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार की जलवायु है। और उसके दक्षिण पश्चिम में देखेंगे ये है AMW, माने लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार की ये जलवायु है। ठीक। और उसके बाद इसके उत्तर में चलते हैं। उत्तर पूर्व में इधर देखते हैं AW क्लाइमेट है। इसको उष्णकटिबंधीय सामान्य प्रकार की जलवायु कहते हैं। ठीक। और इस प्रकार से कोपेन महोदय ने इसको प्रदर्शित किया था। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मानसून का भारत के आर्थिक जीवन पर प्रभाव। आइए देखते हैं। भारत के आर्थिक चक्र को घुमाने वाला तत्व मानसून ही है। कृषि, उद्योग, वाणिज्य, प्रशासन और मानव जीवन शैली सभी मानसून के सूत्र से बंधे हुए हैं। अतः मानसून का भारत के आर्थिक जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। मानसून नंबर 1 है, मानसून वह धुरी है इसके चारों ओर भारत के समस्त आर्थिक क्रियाकलाप चक्कर लगा। और दूसरा है, भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था
का देश है, अतः देश की 64% जनसंख्या का जीवन जलवायु पर ही निर्भर। वर्षा अच्छी होने पर फसल अच्छी होती है, जिससे राष्ट्र में समृद्धि आती है। और तीसरा है, हिमालय पर्वत के क्षेत्रों को छोड़कर देश के शेष भागों में वर्ष भर कृषि करने का वातावरण बना रहता है। भारत का फसल चक्र जलवायु की ही देन है। आगे नेक्स्ट है, मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विविधता नाना प्रकार की फसलों के उगाने का आधार बनी हुई है। और आगे है, वर्षा की अनियमितता के कारण बाढ़ तथा सूखा उत्पन्न होकर राष्ट्र के आर्थिक विकास को बाधक करता है। और छठा है, भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा का जुआ है। ठीक समय तथा पर्याप्त मात्रा में होने वाली वर्षा कृषि की समृद्धि में सहभागी बनती है। आगे चलते हैं। आगे 7वां नंबर है, मानसून का अचानक प्रस्फोट तथा मूसलाधार वर्षा मृदा क्षरण के कारण कृषि विकास में बाधक बनती है तथा बाढ़ों को जन्म देती है। नेक्स्ट, शीत ऋतु में रबी की फसल उगाने वाले कृषक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा का बेसब्री से इंतजार करते हैं और इस प्रकार से जनवरी माह की यह वर्षा खेतों में अनाज बनकर बरसती है। आगे है नेक्स्ट, भारतीय मानसूनी जलवायु के कारण ऋतु परिवर्तन का चक्र लोगों के भोजन, वस्त्र, आवास तथा आर्थिक क्रियाकलापों में विविधता उत्पन्न कर देता है। और इस प्रकार से भारत में आगे बढ़ते मानसून वर्षा ऋतुओं की रानी कहा जाता है, क्योंकि यह ऋतु वर्षा के रूप में जीवन, अन्न और समृद्धि को बढ़ाती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग अध्ययन करेंगे भूमंडलीय तापन। आइए देखते हैं। भूमंडलीय तापन जलवायु एक परिवर्तनशील कारक है जिसमें परिवर्तन का चक्र आज भी चल रहा है। भूवैज्ञानिक का अभिमत है कि एक काल में पृथ्वी का अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ था, जो धीरे धीरे बर्फ से अनावृत हो गया। इसके लिए भूमंडलीय तापन सर्वाधिक उत्तरदायी है। प्रदूषणकारी गैसों तथा मानवीय क्रियाकलापों या कह लीजिए मानवीय क्रियाओं के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बनने से ताप बढ़ने की प्रक्रिया भूमंडलीय तापन या कह लीजिए ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। और इस प्रकार से विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का तापमान औसत रूप से प्रति वर्ष बढ़ रहा है। विद्वानों का अनुमान है कि 2100 में भूमंडल का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग भूमंडलीय तापन के कारण। भूमंडलीय तापन के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। इसमें पहला है नगरीकरण तथा औद्योगिकरण की बढ़ती प्रवृत्ति। दूसरा है मानव का पर्यावरण के साथ अनावश्यक हस्तक्षेप करना। और तीसरा है जैविक ईंधन का अधिकाधिक उपयोग करना। आगे चौथा नंबर है वृक्षों का अंधाधुंध कटान तथा हरित आवरण का नष्ट हो जाना। और आगे है पांचवा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाना। 6 पॉइंट पे चलते हैं। वायुमंडल में मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसों का संकेंद्रण हो जाना। आगे 7वां नंबर है हरित गृह प्रभाव में वृद्धि। आगे हम लोग देखेंगे भूमंडलीय तापन को कम करने के उपाय। आइए देखते हैं। भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। इसमें पहला है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के संकेंद्रण को कम किया जाए। दूसरा है जीवाश्म ईंधन का प्रयोग सीमित मात्रा में किया जाए। तीसरा है वृक्ष लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए।
चौथा है वाहनों तथा चिमनियों के धुएं पर प्रभावी रोक लगाई जाए। आगे है अणुशक्ति के विकास तथा अणु परीक्षण पर रोक लगाई जाए। आगे है फसलों के अवशेष तथा पराली और पत्ती जलाने पर कानूनी रोक लगाई जाए। आगे है 7वां नंबर, जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत नियंत्रण लगाया जाए। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जाए। आगे है नगरीकरण तथा औद्योगिकरण को हतोत्साहित किया जाए। आगे है विस्फोटकों और युद्धों को यथासंभव रोका जाए। आगे हम लोग देखेंगे भूमंडलीय तापन के दुष्प्रभाव। आइए देखते हैं। भूमंडलीय तापन के दुष्प्रभाव इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है 2100 तक भूमंडल के तापन में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से जलवायु में उष्णता बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट है तापमान बढ़ने से हिमानियाँ पिघल जाएंगी। नेक्स्ट है हिमानियाँ पिघलने से महासागरों का जल स्तर ऊंचा उठ जाएगा। और आगे है अनुमानतः 21वीं शताब्दी के महासागरों का जल स्तर 48 सेंटीमीटर ऊंचा उठकर निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ों से महाप्रलय उत्पन्न कर देगा। भूमंडलीय तापन पृथ्वी पर जलवायु में भारी उलटफेर कर देगा। आगे है पृथ्वी की सतह पर जलवायु परिवर्तन के कारण मलेरिया जैसी कीटजन्य बीमारियां विनाशक बनकर उभरेंगी। नेक्स्ट है जलवायु में होने वाले उलटफेर जलवायु की सीमाओं में परिवर्तन ला देंगे। आगे नेक्स्ट है जलवायु क्षेत्रों के बदलने से कुछ भाग जल में डूब जाएंगे जबकि कुछ में सूखा पड़ जाएगा। आगे चलते हैं। और नेक्स्ट है जलवायु के प्रभाव और वर्षण में अंतर पड़ जाने से कृषि और फसलों के प्रतिरूप बदल जाएंगे। और नेक्स्ट है वायुमंडल में हरित गृह गैसों के बढ़ जाने से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और नेक्स्ट है हरित गृह गैसों की प्रचुरता के कारण ओजोन की परत में क्षरण की संभावना बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट है जलवायु परितंत्र तथा फसल चक्र में बदलाव आने से जनसंख्या परितंत्र बदल जाएगा। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने भारत के जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।